नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना से युवाओं में एक नया चेतना का संचार हुआ है। उनमें एक देश के प्रति सेवा और समर्पण का जज्बा पैदा हुआ है। उनमें एक उत्साह है और वो ये जानना चाहते हैं उन्हें कब और कैसे ये अवसर मिलेगा। योजना का जो स्वरूप आया है वो अपने आप में बेहद आकर्षक ही नहीं बल्कि देश हित का है। लेकिन इस अग्निपथ पर भी मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है और इस मिश्रित प्रतिक्रिया में हमारे कई एक्सपर्ट्स, खास तौर से पूर्व सैन्य अधिकारी भी हैं जो ये मानते हैं कि ये योजना देश हित में नहीं है। लेकिन अधिकतर लोगों का यही कहना है कि नहीं, इससे सेना को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई स्फूर्ति मिलेगी और नई चेतना मिलेगी। ये बात बराबर की जा रही है। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कुछ भ्रम भी है। यही कारण है कि आज बिहार के बक्सर और मुजफ्फरपुर में कुछ युवाओं ने गुस्से में आकर के ट्रेनों में पथराव भी किया। उनका कहना था कि सेना में भर्ती के लिए हमने एक सपना संजो रखा था, हम मेहनत कर रहे थे, हम परिश्रम कर रहे थे, हम अपने को फिटनेस के रूप में थे, लेकिन हमारा वो सपना अब साकार नहीं होगा। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? क्या अग्निपथ हमारे लिए बिल्कुल वरदान है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल DS दुबे जी। दुबे जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं पूर्व सैन्य अधिकारी महेश मिश्रा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दुबे जी, आपने अग्निपथ स्कीम को किस रूप में देखा है, आपने कैसे समझा है और आप इसे कितना प्रभावी मानते हैं? सबसे पहले तो आपको मैं आभार व्यक्त करूं कि आपने अपने चैनल पर इस विषय को उठा करके सर्व समाज को सूचित करना और स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, एज ए डिफेंस एम्प्लॉय कहिए या एज ए सर्विस ऑफिसर, कि ये फर्दरेंस ऑफ NCC स्कीम एक तरह से कर सकते हैं। देश में राष्ट्र हित के लिए सोचने वाले राष्ट्र भक्तों के अंदर एक ऐसी भावना जागृत करना जो हमेशा राष्ट्र हित से ओतप्रोत होकर चले, ऐसा NCC के थ्रू ही प्रयास पहले से किया गया है और वो अभी चल रहा है। ये भी मांग उठ रही थी। आप ऑफिसर लेवल पर देखिए तो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जहां पर ऑफिसर्स आते हैं, 5 साल सर्विस करते हैं और वो वापस चले जाते हैं, कुछ वहां पर ऑब्जर्व हो जाते हैं और बाकी जगह काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि यदि ये जवानों के लेवल पर भी हो रहा है तो 4 साल जो व्यक्ति सेना में रह जाएगा वो एक पर्टिकुलर अनुशासनिक ढांचे में ढल जाएगा और फिर उसके जो प्रोविजन थे वो देखिए आप कि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 25% लोग ऑब्जर्व किए जाएंगे उसके अंदर, बाकी लोग सशस्त्र बलों में जाएंगे और जो लोग रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 4 साल के जो सेना का अनुशासन और ट्रेनिंग होती है वो उनको हर हालत में इस लायक बना देती है कि वो कहीं न कहीं एक सफल नागरिक के रूप में समाज में आके उभरेंगे। तो मुझे लगता है कि रक्षा विभाग ने जो भी किया है ये स्वागत योग्य कदम है। ठीक बात है। जरा दुबे जी का ऑडियो ठीक कर दिया जाए, थोड़ा आवाज वैसे धीमे आ रही है। दुबे जी का ऑडियो ठीक करिए जिससे कि आवाज बिल्कुल साफ आ जाए। वर्मा जी, ये लाइट सही हो क्यों? बिल्कुल, मैं अभी बात कर रहा हूँ। महेश जी, आपने इसको किस रूप में देखा? वर्मा जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आज गलवान की दूसरी
पुण्यतिथि है। कर्नल संतोष बाबू हाजी के दिन शहीद हुए थे। उनके गृह जनपद में उनके माता पिता के द्वारा उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। उनके साथ मैं सारे जो उनके साथ में शहीद हुए सैनिक, उनको सत सत नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरी बात, अब मुद्दे पे आता हूँ जो अभी आपने बताया, जो पूछा कि अग्निपथ स्कीम के बारे में। ये स्कीम बहुत अच्छी है, जैसा अभी कर्नल दुबे साहब ने बताया, और इसके जो दूरगामी परिणाम देश के प्रति और युवाओं के प्रति बहुत अच्छे होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे जो युवा हैं, 17.5 से 21 साल की उम्र उनकी रखी गई है। 12th पास की उनकी जो पहले जैसे योग्यता मांगी जाती थी वही योग्यता है। 4 साल वो सेना में नौकरी करने के बाद अपने मूल घर को वापसी होगी। उस बीच में जो मैंने अनुभव किया है, देश का हर नागरिक, और बहुत देशों में ये प्रथा है, मतलब ये कंपलसरी है कि पहले जो भी वहाँ पे नागरिक है वो कुछ वर्ष सेना में नौकरी करेगा और इसके बाद वो विभिन्न कार्यों में, देश के और जो भी कार्य में लगेगा। लेकिन अपने यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। तो इस सरकार ने वो राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखते हुए, मेरा ये स्पष्ट मानना है, जो युवा एक बार 4 साल, 5 साल या 20 साल, 21 साल सेना में नौकरी कर लेता है तो उसकी जो भावना है राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है। वो जाति से, धर्म से, 1% मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो जाति धर्म से ऊपर उठ के उसकी सोच राष्ट्रवादी सोच हो जाती है। और जो इस आज के परिवेश में इस देश के लिए बहुत आवश्यक है कि हर आदमी की सोच राष्ट्रवादी हो और वो जो सोचे राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रख के अपने विचार व्यक्त करे और वैसे आचरण करे। ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो इस मूल भावना का जन्म होना बहुत आवश्यक था और इस अग्निपथ के माध्यम से ये भावना देश के हर नागरिक में जागरूक होगी, पैदा होगी और वो उस पर कार्य करेगा। ठीक बात है। दुबे जी, एक सवाल ये किया जा रहा है कि जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां इस लायक नहीं है कि 4 साल की सेवा का अवसर युवाओं को दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि हाँ, अमेरिका में है 5 साल की सेवा का है, लेकिन वहाँ पर वो एक तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हमारे देश में जब एक और चाइना है, पाकिस्तान है, नाना प्रकार की चुनौतियां हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो 4 साल की सेवा होगी, कहते हैं वो उतनी कारगर नहीं होगी। जरूरत है कि पुख्ता सैनिक हो, कर्तव्य परायण, साहस वाले हो, क्योंकि ये तो 6 महीने की इनको ट्रेनिंग आप देंगे और 6 महीने में कितना समझेंगे और 3.5 साल बाद जब कुछ उनमें भावना पैदा होगी जो 7 और 8 साल में पैदा होती है, तब तक ये रिटायर हो जाएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि ये हमारे देश हित में नहीं है, ये कह रहे हैं पूर्व सैन्य अधिकारी। आपका क्या कहना है? मेरा सीधा मानना है कि जिसने भी इस तरह की बात सोची है या जो ये फैलाया जा रहा है, ये मात्र भ्रम है। मैं अब इसको उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ जी। 18 ग्रेनेडियर यूनिट है जिसने कारगिल के ऊपर फतेह किया है, उसी यूनिट से मैं संबंध रखता हूँ और उसी की एक कंपनी है वैभव कंपनी, जिसमें यादव कास्ट के लोग लड़के आते हैं। उसमें जोगिंदर सिंह आए थे मेरे सामने जब मैं कंपनी कमांडर था और मात्र 2.5 साल के अंदर जब हम लोग फील्ड में लेके पहुंचे हैं उस लड़के को, वो कल यहाँ थे ऑलरेडी, उनके सम्मान में कवि सम्मेलन यहाँ लखनऊ में हुआ था, वो मेरे साथ ही मंच पर थे। मैं आपसे आग्रह करूं कि 2.5 साल के उस नौजवान ने वो कर दिखाया जो जिसकी वजह से दुश्मन तो दांते तले उंगली दबाया ही। पूरी भारत की सेना टैक्टिकल इन्वायरमेंट में उसकी पूरी स्ट्रेटेजी को जानने की हमेशा इच्छुक रहती है और वो लेक्चर कंडक्ट करते हैं। उसका मैं भी पूरी प्रशंसा करता हूं उनके साथ रह करके। मेरा कहना यह है कि जब 2.5 साल का एक नौजवान ट्रेनिंग के साथ कर सकता है तो 4 साल का क्यों नहीं कर सकता। हाँ, आपकी बात से सहमत होते हुए कहीं ना कहीं ये जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 4 साल के बजाय जिस तरह से अफसरों का 5 साल है उसको भी 5 साल कर दिया जाए। लेकिन जब हम लोगों ने जानने की कोशिश की, रक्षा मंत्री जी जब यहाँ आए थे तो एक वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए हम उनको 5 साल भी कर सकते हैं,
लेकिन यदि 5 साल कर दिया तो बच्चे की उम्र ज्यादा हो जाएगी, फिर वो दूसरे सर्विसेज के लिए नहीं हो पाएगा। अभी क्या है कि 17 से 21 साल तक एक ऐसी एलिजिबल एज है जिसमें उस बच्चे को देशभक्ति इनकलकेट हो रही है, उसके साथ उसके पॉकेट में मनी जा रहा है। मंथली आपको डिटेल्स पूरा आ गया, आप जानते ही है, अब आपको कुछ बताना और सूर्य को रोशनी दिखाना बराबर है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो लगभग 11 पॉइंट समथिंग लाख रुपीज लेके जा रहा है अगला लड़का, और दूसरी सर्विस के लिए 21 साल में वो ट्राई कर रहा है। मुझे लगता है ये तो सोने पर सुहागा वाली बात है। और वैसे भी इस देश के अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा करनी है तो केवल दूर दूर खड़ा होकर के ये कहना कि सैनिक बड़े अच्छे हैं, उनकी शहादत बहुत अच्छी है और मैं उसको नमन करता हूँ, ये नमन करने का काम नहीं है। उसमें नम्र होकर के विनम्रता के साथ घुस करके देश के लिए भला करना है। और रही बात हमारे से कहूंगा जो आदरणीय महेश जी बैठे हैं, ये खुद मतलब एयरफोर्स के एक बहुत ही मतलब सुलझे हुए और एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है। यदि आप देखें उनका भी जो भाव आया था वो यही आया था कि इसकी आवश्यकता है। वो सैनिकों के पूर्व सैनिकों के विषय को भी उठाते रहते हैं। हाँ, आवश्यकता इस बात की जरूर है कि जितने लोग वहां से ट्रेनिंग करके निकले वो ट्रेंड मैन पावर है। कहा गया है कि मोटे मोटे तौर पर जो 25% सेना ने जिम्मेदारी दी है कि हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, बाकी को उठा करके सशस्त्र बल या प्रदेश के पुलिस बल, जो कि हम लोग मुख्यमंत्री जी क्या इस बात को उठाएंगे कि जो लोग वहां से आते हैं उसमें हम बचे हुए लोगों को जो हमारे प्रदेश के हैं कम से कम यूपी के अंदर उनको वरीयता मिले और बिना किसी दौड़ भाग और बिना किसी टेस्ट के सीधा सीधा उनको अपॉइंट किया जाए। देखिए ध्रुव जी, एक ही बात बार बार सामने आती है कि 4 साल के बाद क्या करेगा युवक, क्योंकि अगर आप यो भी देखिए, आप लोगों का भी अपना अनुभव होगा कि जब आप लोग इतनी सेवा के बाद रिटायर्ड होते हैं तो आपको भी सेवा का मौका मिलता है, लेकिन मात्र 1-2% लोगों को ही ये सुविधा मिल पाती है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 4 साल नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद फिर क्या भरोसा है, कौन क्या करेगा। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, सवाल पूरे देश का है। तो ऐसी स्थिति में युवा जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिग्भ्रमित हो गया है। देखिए जी, हम लोग तो छोटे लोग हैं और जितना काम करते हैं उसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सैनिक बोलता कम ही है, कार्रवाई ज्यादा करता है। मेरा मानना ये है कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने मुख्यमंत्री को मना पाए कि कोई शहीद हो गया तो उसके पत्नी को तत्काल सेवा दी जाए, और वो अब दी जा रही है इसी मुख्यमंत्री के। अब आप ये भी देखे होंगे कि कोरोना काल के बाद पूरा देश योगी जी को कर रहा है, तो मान लीजिए यदि योगी यदि चाहते हैं कि 5% हम हर लेवल पर देख करके रिजर्वेशन अपने लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, दूसरे लोगों को इसको मॉडल मान करके इसको फॉलो करना चाहिए दूसरे राज्यों में। रही बात, आखिर में मुझे एक ही चीज कहना है कि हाँ, देश की जनसंख्या ज्यादा है, क्यों है उसके ऊपर भी कसरत हो रही है। हो सकता है जनसंख्या निवारण का कुछ बंदोबस्त होगा, लेकिन कुल मिलाकर के तो यही कहना है हमको कि ये जो भी हो रहा है ये स्वागत योग्य और चिर प्रतीक्षित ये एक मामला था जिसको कि बहुत दिनों के बाद अमली जामा पहनाया गया है। बाकी हमसे अच्छा हमारे बड़े भाई बैठे हैं महेश जी, वो जरूर आपको इस पर और एनलाइटन करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा ही लोगों के बीच में, जवानों के बीच में रहे हैं और चीजों को समझते रहते हैं। और वो भी मुख्यमंत्री से जाकर के अभी हाल ही में मिले हैं अपनी टीम के साथ और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं, तो उसके ऊपर प्रकाश वो डालेंगे। धन्यवाद। ठीक है जी। महेश जी, दुबे जी ने तो थोड़ा सा गेंद आपके पाले में डाल दी है, आप जरा स्पष्ट करिए जरा। देखिए वर्मा जी, दुबे जी तो मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं, बहुत अजीज हैं, और उन्होंने जो कहा उसमें कोई उन्होंने अतिशयोक्त नहीं करी है। मैं इसी को मुद्दे को एक आगे बढ़ाते एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ जी। ये कोई जो अभी 4 साल इनिशियल भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू करने जा रही सरकार, ये कोई नई चीज नहीं है। सेना में पहले भी 5 साल का 60 सर्विस कमीशन होता था, SSB, और वो 5 साल बाद जो वहाँ से नौकरी करके उसमें कुछ लोग अपना जिसे प्री मेच्योर ये विलिंगनेस देते थे कि हमें नहीं करना है, वो आ जाते थे और आने के बाद उनको आरक्षण मिलता था। आज भी बहुत कई सैन्य अधिकारी, पूर्व सैन्य अधिकारी, PCS अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं और
बहुत अच्छी जगह पे सेटल है। अच्छा, जो लोग बिलिंग करते थे तो उन्हीं में से जो 5 साल का दिया जाता था, उनमें से बहुत सारे लोग 15 साल 20 साल या अप टू रिटायरमेंट भी, अगर उन्होंने सारे नाम से फुलफिल किए हैं तो वहाँ पे कंटिन्यू भी किया है। ये भी एक उदाहरण है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और जो आपने अभी कहा कि समस्तीपुर और भागलपुर में ट्रेनों पे पत्थर फेंके, बक्सर और मुजफ्फरपुर में, हाँ, तो वो उसके लिए मेरा स्पष्ट मानना है कि ये मुद्दा राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। देखिए, ये सरकार आप देख रहे हैं लगातार राष्ट्र हित में, जनहित में जितने कार्य करना चाहती है, मैं अभी गिनाने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। और यूट्यूब चैनलों पे सारी जानकारी, अखबार में आपके माध्यम से जनता को सबको पता है। तो हर जिस योजना का विरोध करना, कुछ लोगों ने अपना एक बिल्कुल सगल पार लिया कि नहीं, सरकार जो भी करेगी उसका मैं विरोध करूंगा। और देश को, हमारे रक्षा मंत्री पे, प्रधानमंत्री पे, हमारी पूरी टीम पे पूरा भरोसा है कि ये जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं वो देश हित में ले रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं वर्मा जी, अभी हमारा सैनिक, बहुत ऐसे लोग हैं कि 20 साल में, 26 साल में, 30 साल में नौकरी छोड़ के आए। आज कानपुर में आप देख लीजिए, जगह जगह वो बेचारे, उनको कहीं रिहेबिलिटेशन उनका नहीं हो पाया। गार्ड की नौकरी डंडा लिए घूम रहे हैं, डंडा लेके नौकरी कर रहे हैं। और अगर ये 4 साल वाला पूरा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट 4 साल बाद आएगा, एक तो उसको एक लमसम मनी ड्यूरिंग सर्विस भी मिल रही है, और निधि के रूप में बाद में भी 11 लाख के लमसम उसको रुपया मिल रहा है। तो अपना अगर वो कोई व्यवसाय खड़ा करना चाहेगा तो कर लेगा। दूसरी बात, उसको ये डंडा वाली नौकरी या वो दर दर भटकते नहीं घूमेगा। फिर सेना उसको आरक्षण भी दे रही है। जो सेना गवर्नमेंट के कौशल विकास केंद्र हैं, वहाँ पे उनका एक पुनः प्रशिक्षण होगा। उसमें कई मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे महिंद्रा, इन लोगों ने अभी से सरकार से ये वचन दिया है कि जो भी सैनिक वहाँ से 4 साल में रिटायरमेंट होके आएगा, हम उसकी क्षमता, योग्यता और कुशलता के आधार पे हम अपने यहाँ पे उसको मर्ज करेंगे। और 25% गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि 25% को हम वापस सेना में ही लेंगे। तो कहीं से भी ये हर तरह से स्वागत योग्य कदम है। और जो लोग इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि वो देश विरोधी हैं और समाज विरोधी हैं। लेकिन जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, हाँ, उनमें तो एक्सपर्ट्स हैं, उनमें तो आपके पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। उनको कैसे हम लोग कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? वो तो एक अच्छे जानकार हैं, जैसे आप है वैसे वो भी जानकार है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से कोई निर्णय लिया होगा, बताया होगा। नहीं तो हाँ, देखिए उसमें क्या है, हाँ, कि हर आदमी की लालच है, लिप्सा है, दूसरी पार्टियों में उनका मनोनयन हो जाए, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ऐसे भी अभी हम आपको 1-2 उदाहरण जैसे उत्तराखंड का दें। एक कर्नल साहब वहाँ आप पार्टी में ज्वाइन कर गए थे और बहुत दिन आपका झंडा उठाए रहे। आज वो अब तो आपके पाले में आ गए, हमारे पाले में आ गए। तो हो सकता है वो अगर हमारे विरोध में ना बोल के आप पार्टी का झंडा ना उठाए होते तो हमारा ध्यान भी उनकी तरफ ना जाता। तो जो सैन्य अधिकारी हैं ज्यादातर, मैं तो यही कहूंगा कि उनकी मंशा यही होगी कि किसी और दल में हम थोड़ा हाईलाइट हो जाए। अदरवाइज आप पॉइंट टू पॉइंट एक शब्द उस पर जो स्कीम लागू की गई है, आप उसको कोई भी हम कह रहे हैं उसको पहले पूरी स्कीम को अध्ययन करें और पढ़े। और जो भी राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रप्रेमी आदमी है, उसमें कहीं उंगली उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक बात है। दुबे जी, अगर मान लीजिए जो ये 4 साल का कोर्स करने वाले या 4 साल की सेवा करने वाले लोगों के दौरान यदि कहीं ना कहीं कोई युद्ध छिड़ जाता है, हाँ, तो क्या दुबे जी हमको ये समझाइए कि ये 4 साल वाले लोग मुकाबला कर लेंगे क्या? और क्या वो पूरी तरीके से जिस तरीके से भारत का एक गौरव रहा, अभी देखिए गलवान की चर्चा हो रही थी, हमारे किस तरीके के हमारे सैन्य अधिकारियों ने अपना परिचय दिया, वीरता का दिया। क्या ये 4 साल के लोग जिनकी अल्प अवधि होगी, क्या वो मुकाबला कर लेंगे? देखिए,
आप 4 साल की बात करते हैं, मैंने ढाई साल की ट्रेनिंग किए हुए एक नौजवान की बात की थी जी, वीर चक्र विजेता जोगिंदर सिंह, मेरी ही कंपनी का लड़का जी, और वो ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर हुए और युद्ध में सबसे बढ़िया प्रखर हुए, तभी उनको परम वीर चक्र मिला है। ये तो आप मानते हैं ना जी। तो यदि आप मानते हैं तो फिर आप विश्वास करिए, ट्रेनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा वापिस आता हूँ उस पर जिस पर मेरे बड़े भाई कुछ कह रहे थे। ये जो वरिष्ठ अधिकारी है, देखिए आज सेना के अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है। कभी पहले 303 की बंदूकें चला करती थी इन्फेंट्री के अंदर, आज वहाँ एक MS-56 चल रही है, 47 उससे पहले आई, एक MS आई। जब हम लोग श्रीलंका गए तो एडवांसमेंट होता चला जा रहा है। अब राफेल तक जा रहे हैं, हम अग्नि मिसाइल्स पर जा रहे हैं। तो इनको ऑपरेट करने के लिए आज के नौजवान 4 साल की ट्रेनिंग के साथ, 4 साल की ट्रेनिंग में तो हमें इंडिया का एक बच्चा होता है 17 साल का, उसको अफसर बना करके और लड़ाई में भेज देते हैं। तो 4 साल तो ये मानक जो है हर हालत में ठीक है। मेरा मानना ये है कि जो लोग कह रहे हैं वो थोड़ा सा अपने विचारों को, मैं संकुचित तो नहीं कहूंगा, यदि वरिष्ठ है तो भी उनकी इज्जत है मेरे दिमाग में, और मेरे छोटे भाई कोई ऐसा कह रहा है तो वो भी थोड़ा सा अजीब है। कुल मिला के ये है सर कि रिजिडिटी को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको स्वीकार करना होगा। यदि ये मॉडल फेल होगा तो उसको मॉडिफाई करेंगे, लेकिन मैं ये कहना कतई नहीं मानूंगा कि 2.5 साल से लेकर 4 साल का ट्रेनिंग किया हुआ जवान मानक ट्रेनिंग का 6 महीने का है, बेसिक ट्रेनिंग का वो कंप्लीट कर लेता है। दूसरी बात, कुछ लोग पथराव फेंक रहे हैं, बात भी सही है। देश में प्रलय आई थी, कोरोना था, लोगों ने फिजिकल टेस्ट दिए, लोगों ने परीक्षा का इंतजार किया, मेडिकल हो नहीं पाया, अब वो लोग ओवर एज हो गए। तो ये तो एक प्रलय की स्थिति है जो हर साल, जो मतलब तीन सदियों से देखी जा रही है कि हर 100 साल में एक बार प्रलय आ ही जा रहा है। तो उसको भी हमें समझना होगा। और पथराव करके हम किसका नुकसान कर रहे हैं? अपनी ही संपत्ति तो बर्बाद कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। मैं नौजवानों को संदेश दूंगा, हाँ उनके लिए भी रास्ता एक है सर, मैं आपके माध्यम से उसको खोलना चाहूंगा कि टेरिटोरियल आर्मी का एक रास्ता है जिसमें जवान रेगुलर सेना के तरह से तनख्वाह, प्रमोशन सब कुछ है, बशर्ते कि आप उसको करने की इच्छुक है। और उसमें ज्वाइनिंग की जो एज है वो 42 ईयर्स तक है। अगेन आई रिपीट, 42 साल से वो अपना नौकरी उसमें कर सकते हैं। और यदि वो ज्वाइन करके फिक्स हो जाते हैं तो बल्कि उनको पेंशन लागू है। तो नौजवान जो है हताश न हो, ऑप्शंस अपने पास बहुत सारे होगा। रही बात 17 से 21, तो 21 के बाद तो बहुत कुछ कर सकता है वो नौजवान। इसलिए हमें इसका स्वागत करते हुए इसको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसके आउटकम पहले ही नहीं होना चाहिए कि पेड़ के ऊपर कटहल हुआ तो पहले ही सबने हाथ में सरसों का तेल लगा लिया, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका गोद हमारे हाथ में चिपक जाए। इंतजार करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, जब मैं सेना में था, जब भाई महेश जी थे, तब भी देश इस चीज को महसूस कर रहा था कि बेसिक चीज, इवन IAS को, IPS को, इवन जो लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, इनको भी अनुभव होना ही चाहिए कि हमारा देश चारों तरफ से कैसे घिरा है। आप लोग पत्रकारिता के लोग वहां पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, वो कैसे लड़ाई के दौरान, आजकल आपके DMD न्यूज ने उठाया, इसका मैं आभारी हूं इस विषय को, आपके लोग जाकर के कैसे वहां पर इतनी सारी कवरेज करते हैं। आपके घर बैठे चिंतित है, अभी कोई नॉर्मल विषय उठा लेते पत्थरबाजी का, हिंदू मुस्लिम का, लेकिन आपने एक देशभक्ति का विषय उठा लिया। तो इस देश में देशभक्तियों की कमी नहीं है और मुझे लगता है कि योजना सफल हो के रहेगी। आपके सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन क्या इसका एक मकसद बहुत बड़ा ये है कि हमको अपने रक्षा बजट में कटौती करनी थी, इसलिए हमने इस स्कीम को लागू किया, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब उतनी आवश्यकता नहीं रह गई मैन पावर की, इसलिए हमने ऐसा किया? नहीं, मैन पावर की आवश्यकता हमेशा रहेगी जी। और आपको बताऊं, इसमें कटौती यदि कोई करने की इच्छा रखता है तो एज ए आर्मी मैन मैं भी इसको ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन जो है इस भारत देश के ऊपर चारों तरफ से है, चौतरफा है। तो हमें अपने मैन पावर को कम नहीं करना होगा, चाहे कितना भी आप ध्वस्त कर दीजिए। देखिए, हम लोगों को उदाहरण देना होगा, ये यूक्रेन वाले युद्ध से ये लंबा इतना क्यों खिंच गया? क्योंकि जमीन पर काम करने वाले लोग नहीं है वो सैनिक जो कब्जा कर सके चीजों को, और इसीलिए इतना खींचता चला गया। यही भारत का होता है। तो आप देखते हैं कि चाहे आप उठा के देख लीजिए 71 का, चाहे उठा के देख लीजिए इसका, महीने से महीने के अंदर हम लोग निपटा डालते हैं। मेरा कहना ये है कि सेना की संख्या कम करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि दैट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ आर्मी।
आर्मी जब कहती है तो हाथ पैर से चलने वाला आदमी होगा और हथियार चलाने वाला आदमी होगा, इसलिए उसको कम नहीं करना चाहिए। इसका एक और इंग्रेडिएंट है, आपने देखा होगा, उसमें आया है, आपके जो प्रपोजल है उसमें दिया है साफ साफ, अभी बताया था रक्षा मंत्री जी ने कि हमारी आर्मी की अभी लगभग एवरेज एज 42 ईयर्स मानी जा रही है, जिसको हम 28 साल पर यदि ये कर पाते हैं तो हमारे पास 28 साल एवरेज एज एक नौजवान की रहेगी फौज में, और उससे ये आर्मी 4th लार्जेस्ट यंग आर्मी की जगह पर 2nd यंगेस्ट आर्मी बन जाएगी, ऐसी संभावना है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने अग्निपथ को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मिश्रा जी, मुझे जरा थोड़ा सा ये भी समझाइए कि बार बार लोग ये कह रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना है ये विदेशों की देन है, और विदेशों का कॉन्सेप्ट और हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। विदेश में एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को कंपलसरी है कि उन्हें सेना के रूप में ट्रेनिंग दिया। हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग नहीं है, वो भाव नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ सीधे सीधे नौकरी है, रोजगार है, और जैसा कहा जा रहा है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो आप क्या फर्क मानते हैं? मैं खास तौर से अगर उदाहरण दूँ अमेरिका का और अपने भारत का, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं एक चीज़ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो अग्निपथ योजना ला रही है, इसमें केवल भर्ती का लक्ष्य या युवाओं को रोजगार का लक्ष्य नहीं है। इसमें सबसे पहले जो सैन्य हमारे उपकरण हैं उनका आधुनिकीकरण भी है। जो हमारी ऑर्डिनेंस आज जो हथियार बना रही हैं उनमें और जो आज हमें विश्व स्तर पे जिस तरह के वेपन की जरूरत है वो भारत में पैदा हो, वो हमारे जो युवक हैं, आज अगर हमसे कह दिया जाए कि अब हमने जब ट्रेनिंग करी तो 303 की राइफल थी, आज AK-56 से ज्यादा क्लास को वो सारी राइफलें आ चुकी हैं। उसी तरह से जैसे मैं मिसाइल में था तो मिसाइल में उस समय SAM-2 था, रसियन था, अब SAM-11 तक आ चुका है वर्मा जी। तो आज हम अगर रिटायर ना हुए थे, सर्विस कर रहे होते तो हम 3 साल पहले रिटायर हो गए होते। तो आज हमारी उम्र वाले सैनिकों को, वो चाहे किसी भी पद पे हों, जो आज के आधुनिक हथियार हैं, कंप्यूटर युग है, तो हमारी दक्षता उतनी नहीं हो सकती थी उन आधुनिक हथियारों में जितनी दक्षता आज इन युवाओं में होगी। एक तो ये इसमें ज्यादातर कंप्यूटर, मोबाइल का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान, और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे थे अभी, एक संदेह प्रकट कर रहे थे कि अगर युद्ध हो जाए तो जो जिसकी सर्विस 4 साल है वो युवा क्या उसमें सक्षम होगा? मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आदमी, जब ये जज्बा आ रहा है ना कि मैं सेना में भर्ती होने जा रहा हूं, तो उत्साह जोश इतना हाई होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, 17 साल का लड़का 4 साल, उसको ये पता है, उसका पूरा कैरियर भी है, उसको ये पता है कि इन 4 सालों में मुझे सैन्य स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे वो दक्षता हासिल करनी है कि आगे चल के मैं देश के काम आऊं, सेना के काम आऊं, समाज के काम आऊं। तो उसके हौसले में और उसके जज्बे में कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, आपने जो कंपेयर किया दूसरे देशों से, देखिए अभी मैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वो चाहे कानपुर का युवक हो और चाहे कश्मीर का युवक हो, ये आप देखो जो पत्थर उठाने वाले हैं उनका एज ग्रुप आप देखो, ज्यादा से ज्यादा 20 साल या 21 साल वाला होगा। और अगर हम 17 साल में उनके हाथों में यहाँ से ले जाके 46,000 पर वर्ष नौकरी देने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, तो उनमें उनका भी भाग्य सम्मिलित है जो पत्थर उठा रहे हैं। तो पत्थर उठाने से पहले अगर वो वहां सेना की बंदूक उठा लेते हैं, राष्ट्र हित में सोचने लगते हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाले भविष्य में देश के में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आएगा और बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या रक्षा का बजट बचाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है। आज दैनिक जागरण अखबार जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो उठा के पढ़ लें, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हमारा रक्षा बजट कम करने का कोई इरादा नहीं है।
मेन उद्देश्य ये है कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ राष्ट्रीय भावना को परवरिश करने की भावना है कि हर आदमी पहले अपने को राष्ट्र प्रेमी सोचे। आज जो हमारे युवा भटक के, आज हम एक किसी मौलाना की तकरीर सुन रहे थे, तो हालांकि वो विषय से हटके है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो मदनी जी के ऊपर और वैसी जी के ऊपर बहुत चिल्ला रहे थे कि ये युवाओं को भड़का के आज हमारे जो कानपुर में गिरफ्तारियां हुई या दूसरी जगह जो कश्मीर में युवाओं की गिरफ्तारियां हुई, जेलों में है, उनका भविष्य तो चौपट हुआ। उसमें कहाँ मदनी के बच्चे आए, कहाँ ओवैसी के बच्चे आए, ना ये लोग सड़क पे आए प्रदर्शन करने। तो केवल इन्होंने युवाओं को भड़का के, तो ऐसे युवा भटकेंगे नहीं। और जिस घर का एक भी युवक सेना में, किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नौकरी कर लेता है या पैरामिलिट्री में कर लेता है, वो अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, अपने समाज को ये संदेश देता है कि हम लोग जो गलत सोच रहे हैं, गलत पथ पे जा रहे हैं, वो नहीं जाएगा। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि इससे जो राष्ट्र की भावना जागृत होगी और भविष्य जो देश के युवाओं का और देश का बहुत उज्जवल होने वाला है। ठीक बात। एक बात जरा ये बताइए कि ये जो एज ग्रुप रखा गया है जी 17.5 से 21 तक, हाँ, ये एज ग्रुप में भी लोग कहते हैं कि क्या ये एज ग्रुप जो जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की बात आए, चाहे मुकाबला करने की बात आए, उन सब में क्या सक्षम है? क्या इस एज ग्रुप को बढ़ाया नहीं जा सकता था? अगर बढ़ा दिया जाता तो शायद कुछ और लाभ होता। तो 21 साल की उम्र तक केवल आपने इसको रखा है, तो लोगों का सवाल ये भी होता है कि वो तो 11वीं 12वीं तक बेचारे पढ़े हुए लोग हैं, उनको ग्रेजुएशन का अवसर मिले, पोस्ट ग्रेजुएट बने, सब कुछ बने, अधिकारी बने, लेकिन वो तो फिर आकर के एक सैनिक होकर के रह जाएंगे। देखिए वर्मा जी, सन 78 में मैं खुद ही मतलब 18 साल 2 महीने का था जब मैं एयरफोर्स में चला गया था। और मैं बिल्कुल एक गांव ऐसे परिवेश से आता हूं जहां उस समय पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर हमारे गांव जाना होता था ना सड़क थी, ना कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल हम रूरा या जहां भी बस स्टैंड था वहां आते थे। और वो लड़का, उस गांव का एक लड़का अगर बेंगलोर जाके ट्रेनिंग करके और फिर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके और वापस ससम्मान पेंशन पे भी आ गया, तो आज के युवा बहुत जागरूक हैं। 17 साल उम्र ये कम नहीं है आज के युवा के लिए। अब जागरूकता के साधन भी बहुत हैं और 21 साल जो उम्र है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 17 साल वाला जाएगा तो 4 साल बाद उसको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। 21 साल जाएगा तो उसको 25 साल की उम्र के बाद में आरक्षण का लाभ मिलेगा सैन्य सेवा का। तो वो जो सिविल में बहुत ऐसी सर्विसेज हैं जो जहाँ पे गवर्नमेंट का आरक्षण है सैन्य सेवाओं के लिए, उसमें वो एक आदमी भी आपको ये डंडा लेके यहाँ पे अभी जैसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते घूम रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में अभी कोई युवा हमारा घूमेगा। मैं अभी 7 दिन से हरिद्वार था, जैसे मैंने आपको बताया था। वहां पे जितने उत्तराखंड सरकार ने जब मेजर भुवन चंद खंडूरी साहब मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने लीग से हटके एक योजना वहां पे लागू कर दी। और जो भी सैनिक वहां रिटायर होता है, वहां कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं है, वो वहां की जो प्रोविंशियल पुलिस है उसमें अपने रैंक के हिसाब से सारे वहां पे ऑब्जर्व हो गए हैं। तो अब माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, अभी जब हम 1 हफ्ता पहले उनसे मिले थे तो ये सैनिकों की समस्याओं के बहुत सारे हमने लिखित में उनको एक ज्ञापन भी दिया और वर्बली भी बैठ के बात हुई। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारा समय 30 मिनट का था और उन्होंने 1 घंटा समय दिया हम लोगों को। और सारा बहुत अच्छे माहौल में बात हुई, खूब हंस के वो सारी चीजें पूछते रहे, जानकारी हासिल करते रहे। तो हमारे प्रदेश स्तर पे भी मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है इस योजना का। और जो युवक वहां से निकल के आएंगे उनको 25 साल में एक जब नौकरी करेंगे तो अभी देखिए 40,000 रुपए तक उनको सैलरी मिलेगी। जब निकल के आएंगे तो अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो 11 लाख के करीब उनको धन भी मिलेगा। इसके साथ वहाँ पे जब वो रहेंगे 4 साल, उनकी कोई पढ़ाई पे रोक नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे गया था, मैं 12th करके गया था, फिर मैंने वहीं रह के BA किया, वहीं फिर MA किया।
तो पोस्टिंग हमारी जैसे जब आगरा हो गई, आगरा से हमने एमए कर लिया। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लोग एलएलबी करते हैं, एमबीए करते हैं, या कुछ जो टेक्निकल में जाते हैं, बीई करते हैं, बीटेक करते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। और अगर सेना में रहते हुए कोई जिसे पीसीएस बन जाता है, आईएएस हो जाता है, तो सम्मान बहुत हमारे साथ के ऐसे लोग हैं जो आईएएस हो गए थे और अभी रिटायर होके आईएएस से भी रिटायर हो गए, लेकिन सेना ने उनको उनके उन्नति में बाधक नहीं हुई। सेना ने पूरा उनका सम्मान किया, पढ़ाई का मौका दिया, स्पोर्ट्स का भी मौका दिया, और आज बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं। तो हर तरह से ये जो हमारी सरकार का जो ये कदम है, ये स्वागत योग्य है, सराहनीय है। तो क्या आप मानते हैं कि जो 17 साल के बच्चे हैं और वो 12वां पास करके जाएंगे, तो क्या उनको ग्रेजुएशन वगैरह का भी समय दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा जी, अगर वो अपनी प्राइवेट पढ़ाई कर सकते हैं जी। अब जैसे हम करें, बेंगलोर में है कोई लड़का ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी पोस्टिंग बेंगलोर हो गई, वहां आपको पता है आज भी शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण भारत बहुत आगे है। और बेंगलोर में इसके पहले जब कानपुर में इतने ये टेक्निकल कॉलेजेस नहीं थे, आपको याद होगा कि यहाँ के लड़के महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में जाके बीटेक करते थे। आज वहां पे निकल के वहीं पे दूसरी बात, जैसे इग्नू है, इग्नू से ग्रेजुएशन करने का भी मौका सरकार देती है। बहुत हमारे अभी परिचित लोग हैं जिन्होंने इंटर करके गए थे और इग्नू से उन्होंने बीए किया, एमए किया, इसके बाद वो कंपटीशन में बैठे और आज बहुत अच्छी सर्विसेज में है। मतलब इतना अगर 100% लोग जा रहे हैं तो 80% ये मान के चलिए कि आप अपनी शिक्षा भी बढ़ा रहे हैं और अपना जो भविष्य भी उज्जवल कर रहे हैं। वहां पे जो है वो तो है जी। उसके अलावा वहां उन्नति करने का पूरा अवसर है, कहीं कोई रोक नहीं है। और जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि विरोध हो रहा है, अभी एक विरोध ये भी हुआ कि आप जो है सेना को प्रयोगशाला मत बनाइए। हाँ। अगर आप प्रयोगशाला बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो क्या वास्तव में ये एक प्रयोग हो रहा है या एक संयोग है या एक सुनियोजित योजना है? ना ये प्रयोग है और ना संयोग है, ये सुनियोजित योजना है। और जैसा मैंने पहले भी अभी कई बार आपको बताया हुआ है कि उसके पीछे मूल भावना युवाओं को रोजगार देना और उनके राष्ट्र के की भावना जागृत करना मेन उद्देश्य है। तो इससे जो नवयुवक अभी जाएगा उसके अंदर ज्यादा जज्बा होगा। भगवान न करे कारगिल जैसी कोई परिस्थिति आ गई, एक 40 साल का या 50 साल का जो सैनिक होगा वो उसको चढ़ने में, क्लाइम करने में बहुत परिस्थितियां उतनी उसके विपरीत होंगी जितना ये हमारा युवा छलांग लगाते हुए चढ़ जाएगा। आप ये तो मानिए कि 17 साल का या 21 साल का जो युवक है वो किसी भी 40 साल 50 साल वाले से ज्यादा उसके अंदर वर्क करने की भी क्षमता है। और जो आधुनिक हथियार हैं वो जितनी जल्दी वो उनको समझ लेगा, पिकअप कर लेगा, वो दूसरे लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ है। अब हमारे यहाँ आप देखिए प्रतिवर्ष सेना में अभी जैसे राफेल आया, अब तब भी आपने देखा एक विपक्षी राष्ट्रीय पार्टी ने कितनी हाय तौबा मचाई, कितना प्रयास किया कोर्ट के माध्यम से कि किसी तरह से रुक जाए, ऐसा ना हो पाए। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने वो हमारा जो संकल्प था वो पूरा हुआ और आज ये हमें लग रहा है कि उसकी हमको आवश्यकता थी। तो भविष्य में अभी कितनी चुनौतियां और आएंगी, हमें उसके मुकाबले के अनुसार हमें अपने सैन्य जो हमारे उपकरण है उनका आधुनिकीकरण भी करना है और जवानों का भी नवीनीकरण करना है। तो क्या एक बार की जा रही है कि इस योजना के पीछे युवाओं में राष्ट्रभक्ति जागृत करना है, देश सेवा की भावना। क्या लगता है कि हमारे युवाओं में वो राष्ट्रभक्ति नहीं है जिसके लिए एक ये अग्निपथ एक बड़ा जो है सहयोग के लिए, योगदान के लिए इस रूप में लाया गया है कि भाई राष्ट्रभक्ति हो? क्या लगता है, जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि कश्मीर हो, जहाँ कहीं हो पत्थर चलाने लगते हैं, ये करने लगते हैं, तो क्या कुछ कमी आई है और उस कमी को पूरा करने में भी अग्निपथ जो है अपना अहम रोल अदा करेगा? नहीं, मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था कि जो मेरा अनुभव है और जो मेरा मानना है कि देश के बहुत नागरिकों में बहुत लोग हमको मिले
उन्होंने बताया कि अरे मैं भी सेना में जाना चाहता था, मैंने दो बार इंटरव्यू दिया लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। किसी ने कहा मैं मेडिकल में निकल गया, किसी ने कहा मैं दौड़ में निकल गया। तो ऐसे जो लोग जो जिनकी आज कुंठित भावना है कि अरे काश मुझे भी मौका मिला होता, वो एक खुला दरबार है। और युवाओं को कि जो सेना में आना चाहते हैं, देखिए वो कंपलसरी तो नहीं है। जबसे कि कई देशों में मैंने आपको जिसे उदाहरण दिया था कि वहाँ तो कंपलसरी है कि आप 4 साल या 5 साल पहले सेना में नौकरी करिए, इसके बाद जो मर्जी आए करिए। लेकिन हमारी सरकार ने ये कंपल्सन यहाँ नहीं किया है। यहाँ स्वेच्छा से जिसके मन में हो वो सेना में आए और जिसका मन में ना हो वो सेना में ना आए, है ना। तो इसमें आप ये अंतर को समझिए उस चीज को। यहाँ कंपलसरी नहीं है कि आप आइए, लेकिन राष्ट्र की, हमारे प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की या देश की ये भावना है कि युवाओं को जागरूकता लानी जरूरी है। मैं तो खुद ही बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ कि अभी पिछले 10 साल 5 साल में बहुत लोग जो अपने धर्म के प्रति, अपने मंदिरों के प्रति, अपनी पूजा के प्रति, अपने हनुमान चालीसा के प्रति, हनुमान के प्रति उतना जागरूक नहीं थे जितनी अब जागरूकता हो रही है। लोग मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं, अपने संस्कारों को अपना रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे धर्माचार्यों के द्वारा कुछ किया जा रहा है, कुछ नेट पे जानकारी आ रही है और कुछ हमारे सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि उसके भावना से, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं युवा। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी की राष्ट्र भावना को जागृत किया जा रहा है तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। और मैं अंत में एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अग्निपथ प्रभावी हो, विरोध एक किनारे हो जाए, युवाओं का रुझान बहुत तेजी के साथ बढ़े और जो इस तरीके की छुटपुट पथराव की भी घटनाएं हुई हैं वो भी दरकिनारे हो जाए, युवाओं में एक हौसला बढ़े, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सरकार हर वो कदम उठा रही है कि हमारे युवा जो भटक रहे हैं वो भटके नहीं, सही पथ पे चले, उनकी सोच सही हो और उसके साथ साथ उनके परिवार का भी प्रगति हो, उन्नति हो, समाज की भी उन्नति हो और राष्ट्र की भी उन्नति हो। वो आप देखते जाइए, हर काम वो सरकार करने के लिए तत्पर है और पूरी तीव्रता से कर भी रही है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की और निश्चित रूप से अग्निपथ वरदान सिद्ध होगा ऐसा सबका मानना है और अग्निपथ से युवाओं को एक नई स्फूर्ति मिलेगी, एक दिशा मिलेगी, उनमें एक उत्साह पैदा होगा, ऐसा बार बार विश्वास सरकार जता रही है। और मुझे भी विश्वास है कि युवाओं को, खासतौर से जो नए युवा हैं, उनको एक नया अग्निपथ ऐसा मिलेगा जो उनके जीवन में वरदान ही साबित होगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।